जय हिंद। आज इस वीडियो में हम इस क्लास में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कई बार यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जो भी अभी क्लास देख रहे हों वो लोग कापी पेन लेकर के साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 क्या है कि इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालक को क्यों और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों पर को लेकर के इस बारे में एनसीएफ 2005 में समावेश किया गया, इस बारे में चर्चा की गई है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति जो हुई है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, उस निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है की जो उत्पत्ति हुई है वो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। कौन किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर की यह एक निबंध था, तो उससे हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसमें जो कहा गया है कि बालक जो है, अब जो बालक होगा वो उसके सेंटर में जो होगा वो कुल मिलाकर के बच्चा होगा। स्कूल के सेंटर में बच्चा होगा, ना कि पुस्तक होगा। अभी तक जो है पुस्तक को माना जाता था, अब कुल मिलाकर के कहा गया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष रूप से इसमें जोर दिया गया है। और बालक को ही ध्यान में रख करके संपूर्ण सिलेबस बनाया जाएगा। बालक जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। प्रोफेसर जो है यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं, और वो सिद्धांत क्या है कि स्कूल को जो है बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, अर्थात उस जो स्कूल है वो आपका केवल स्कूल तक ही सीमित न रहे, उसको आपके बाहरी दुनिया से, आपके बाहरी जीवन से, दैनिक जीवन से भी उसको जोड़ा जाना चाहिए। आप दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं। फिर है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पहले क्या करता था, टीचर जो है बच्चों को खूब रटाते थे, तो रटाने की बजाय उनमें समझ की डेवलप्ड किया जाए कि किसी भी बात को या किसी भी तरह मतलब चैप्टर को या किसी भी पॉइंट को समझ सकें। तो इस प्रकार के चीज़ों को उनके मस्तिष्क में डेवलप किया जाए। तीसरी बात है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कुल मिलाकर के वो पुस्तकों से हट करके कुछ अलग करे, इस प्रकार की हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। और चौथी बात इसमें कहा गई है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसे खेल कूद, इस तरह इन सब चीज़ों से जोड़ने की बात कही गई है। पांचवी जो बात कही गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने की बात कही गई है। अब एनसीएफ जो है 2005 तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी थी, तो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसको पूर्ण करने का जो कार्य था वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य जो था आत्ममान, अर्थात विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। अब एनसीएफ 2005 के जो और पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी अलग अलग क्षमता तथा कौशल होते हैं। हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत सही बात है। सभी स्टूडेंट को जो है अपने बात को रखने का, अपनी बात को कहने का अवसर मिलना चाहिए। फिर अगली जो बात कही गई है कि
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं तथा हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये बात कही गई। अगली जो है, अगला हमारा जो पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठचर्या के कुछ प्रमुख सुझाव हैं। तो इन सुझावों पर चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या के कुछ प्रमुख सुझाव क्या हैं? इसके जो सुझाव हैं, देखिए, किसी भी प्रकार की सूचना को जान मानने से बचा जाए। अब कोई सूचना है तो उसको आप ये मत मानिए कि नॉलेज है। दूसरी बात कही गई कि विद्यार्थी को जो दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो विद्यार्थी जो पहले से जानता हो उसको उस चीज़ से जोड़ते हुए जो नहीं जानता है उस चीज़ों से भी जोड़ना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना, मूर्त का मतलब दिखाई नहीं देना। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उनसे जैसे शिक्षण सूत्रों पर अधिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात कही गई, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो चौथी बात कही गई है कि सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। और हमारा जो पाँचवीं बात कही गई है कि एनसीएफ 2005 जो है बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। सातवीं बात जो कही गई है कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक होती हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण दे करके स्थापित किया जाना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। और अगला जो हमारा पॉइंट है कि पुस्तकालयों में बच्चों को स्वयं पुस्तक पर चुनने का अवसर देना चाहिए। बच्चा खुद से पुस्तक को चुने और उस पुस्तक को अध्ययन करे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। जो अगली जो हमारी बात कही कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत सही बात है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाने चाहिए। ये भी अच्छी बात है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। और अगला जो हमारा बात कहा गया है कि मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। बहुत सही बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कही गई है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप पाठ्यक्रम का निर्माण करिए। और अगली जो बात कही गई है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बालक किसी एक पक्ष का विकास हो, एक पक्ष का ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक के सभी पक्षों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों में समावेशी वातावरण, समावेशी वातावरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समावेशी वातावरण रहेगा तभी बच्चा ठीक ढंग से सीख पाएगा और उसके अंदर हीन भावना नहीं पनपेगी। तो समावेशी वातावरण होना बहुत ज़रूरी है क्लास में। और हमारा जो इसका जो मूल मंत्र कहा गया है एनसीएफ का, इसका जो मूल मंत्र है यही है कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। तो इसका जो मेन मोटो है यही है कि बिना भार के अधिगम, अर्थात बिना बोझ के शिक्षा। अब देखेंगे पहले इतना ज़्यादा किताबें होती थी, इतना ज़्यादा बैग होता था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता था स्टूडेंट के ऊपर कि वो पढ़ नहीं पाते थे। तो उन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें यही बात कही गई है। फिर है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण जो है ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक जो है जानकर श्रोता नहीं अपितु एक सुगमकर्ता होना चाहिए। शिक्षक क्या होना चाहिए? एक सुविधादाता या सुगमकर्ता या सुविधा को प्रदान करने वाला होना चाहिए, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे है सहायक हो। 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे के सीखने की प्रगति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री के आधार पर लिए गए निर्णयों के आधार पर अपने अपना सीखते हैं। अब इसके जो मूल मंत्र हैं वो क्या हैं? कुछ प्रमुख बातें हैं कि एनसीएफ 2005 के यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, तो इसको देख लीजिए। एनसीएफ 2005 में पहला जो पॉइंट कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सुविधादाता की होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात कही गई है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। तीसरी बात ध्यान में रखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो बहुभाषावाद। आपके ऑप्शन में पूछेगा यार
तो वहाँ पे बहुभाषावाद आपको लगाना है। चौथी बात कहा गई है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो वो करके सीखने पर बल देता है। किस पे देता है? करके सीखने पर बल देता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आपका निश्चित तौर से प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं आरटी अधिनियम 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। तो आरटी अधिनियम 2009 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आरटी 2009 अधिनियम राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष, कितना 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की बात इसमें कही गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में इसे 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 221A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक अधिनियम पारित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया है। अगला जो पॉइंट है कि आरटी का ऑफिशियल नेम क्या है, तो आरटी का ऑफिशियल नेम आज आप जान लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए, तो जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है वो 30:1 का होता है प्राइमरी स्तर पे। अब उच्च प्राइमरी स्तर की बात करें तो 35:1 होता है उच्च प्राइमरी स्तर पे। आरटी 2009 के अनुसार एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य दिवस होना चाहिए, तो 45 घंटे का कार्य दिवस होना चाहिए प्राइमरी स्तर पे। और आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे एवं कार्य दिवस जो होता है वो एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितना होना चाहिए पूछ रहा है, तो 45 घंटे। यदि न्यूनतम शैक्षिक कार्य घंटे एवं कार्य दिवस की बात करेगा तो 800 घंटे और 200 दिन। यहाँ से रीट में आपके पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, आरटी तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 1000 घंटे और 220 दिन यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर में होना चाहिए। अच्छा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं, तो जो सीटों को आरक्षण दिया जाता है गरीब विद्यार्थियों के लिए वो 25% का है। आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालक बालिका को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे को आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आरटी 2009 में ये भी बात कही गई है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालक को घर के से विद्यालय की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर की होगी, लेकिन 6 से 8 की विद्यालय की जो दूरी होगी वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसमें अगला जो पॉइंट कहा गया है कि आरटी 2009 में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अभिभावक ही होगा। और अगला जो पॉइंट कहा गया है कि आरटी 2009 कि किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो धारा 17 में ये बात कही गई है। यहाँ से रीट में प्रश्न पूछा गया था। आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो धारा 28 में ये बात कही गई है। फिर आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 अधिक है, मतलब स्टूडेंट की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तब विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो आपको बताना होगा वो 40:1 का होगा। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस कक्षा शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। भारत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। कौन सा देश है? 135वां देश बन गया है। तो ये आपके महत्वपूर्ण आरटी से लेकर के शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इसके अलावा आपका एनसीएफ 2005 के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने करा दिया है। आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और इन पॉइंटों को आप अपनी कॉपी पेन पर नोट जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।